इसराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट जो कि सीरिया के दमास्कस में है उस पर एक एयर स्ट्राइक की और इसी राइट को यूज करके ईरान ने इसराइल के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मिसाइल्स को दागा। ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल्स दागी तो सिर्फ इसराइल इन मिसाइल्स को रोकने में नहीं लगा हुआ था। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये पूरा मिडिल ईस्ट का मामला सीधा इसराइल और ईरान से जुड़ा हुआ है तो शायद हम गलत है। सिर्फ जमीन पर सिपाही नहीं है, यहाँ नेवल प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट्स देखें तो यहाँ 45 प्लस आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। यानी कौन सा अगला कॉन्फ्लिक्ट वॉर की चिंगारी जला देगा ये कोई नहीं बता सकता। आज इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि ईरान का इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद अब चीजें किसी भी और जा सकती है। In a major escalation of the crisis in the Middle East, Iran has started a direct attack on Israel. Israel's leaders are considering their options while allies like the US are trying to restrain Israel's military response. पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार। इजराइल में अब भी हाई अलर्ट पर से। पूरा मामले की शुरुआत कैसे हुई थी तो इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट जो कि सीरिया के दमास्कस में है उस पर एक एयर स्ट्राइक की जिसके अंदर रिवॉल्यूशनरी गार्ड और एक टॉप लेवल कमांडर की मौत भी हो गई, जिसके बाद ईरान ने अपनी उस स्ट्राइक का बदला लिया है। Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles and drones toward Israel, raising concerns about broader conflict in the Middle East 6 months after Hamas attacked Israel. Israeli, American and other allied forces intercepted dozens of drones and the majority of missiles before they reached Israeli territory. अब यूएन के हिसाब से भी अगर आप किसी भी कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट पर हमला करोगे तो आपने उस कंट्री पर हमला किया हुआ माना जाएगा और उस कंट्री के पास पूरा राइट है कि हमला करने वाली कंट्री के अगेंस्ट वो एक्शन ले। इसी राइट को यूज करके ईरान ने इसराइल के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मिसाइल्स को दागा। ईरान चाहता था कि इसराइल की हालत कुछ ऐसी हो जाए बट एक्चुअली में ईरान ये कर नहीं पाया क्योंकि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल्स दागी तो सिर्फ इसराइल इन मिसाइल्स को रोकने में नहीं लगा हुआ था, साथ में वेस्ट के 2 देश दैट इज यूके एंड यूएस ने भी अहम भूमिका निभाई है कई सारे मिसाइल्स को मिडवे ही मार गिराने में। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये पूरा मिडिल ईस्ट का मामला सीधा इसराइल और ईरान से जुड़ा हुआ है तो शायद हम गलत है, क्योंकि इस रीजन में बहुत हैवी मिलिट्री प्रेजेंस हो चुकी है पूरी दुनिया की। शायद दुनिया के हर बड़े प्लेयर आज इस रीजन में कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री ऑपरेट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, यूएस के करीब करीब मिडिल ईस्ट में 20 बेस है और इन 20 बेसों पे उसकी करीब करीब 45,000 मिलिट्री पर्सनल है। वही यूके के करीब करीब 2500 और फ्रांस के करीब करीब 2000 मिलिट्री पर्सनल है। साथ ही ये मिलिट्री एक्टिव मिलिट्री है विद एक्टिव आर्म्स एंड एनिमेशन। और तो और वेस्ट के अपोनेंट रशिया के भी सीरिया के अंदर करीब 6000 ट्रूप स्टेशनड है। और इन सब के अलावा यहाँ रीजनल प्लेयर्स अलग जैसे सऊदी, इराक, सीरिया, इजराइल, ईरान। जब इतनी सारी मिलिट्री एक जगह अक्यूमुलेटेड हो वो भी इतने हाई टेंशन पॉइंट पे, तो कब किस घड़ी क्या हो जाए और एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया को वॉर में घुसेड़ दे ये कोई नहीं कह सकता। Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad. सिर्फ जमीन पर सिपाही नहीं है, यहाँ नेवल प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है। यूएस ने करीब करीब 20 से ज्यादा वॉरशिप्स इस रीजन में स्टेशन की हुई है और ईरान के हमले के बाद और वॉरशिप्स इस रीजन के लिए निकल चुकी है। यूके, फ्रांस और कई यूरोपियन देश भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड सी, मेडिटेरियन सी और अरेबियन सी में अपनी एक सिग्निफिकेंट नेवल प्रेजेंस के साथ चल रहे हैं। सिर्फ वेस्टर्न पावर्स नहीं, यहाँ तो एशियन पावर्स ने भी अपनी वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है इंक्लूडिंग इंडिया एंड श्रीलंका। क्योंकि आपने कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ सुनी होगी कि हुदी रेबल्स ने चॉपर से आकर एक शिप के ऊपर कब्जा कर लिया। ये हुदी रेबल्स, हमास, हिजबुल्ला, इन सब को ईरान बैक करता है और ये सारे के सारे वर्ल्ड मैरिटाइम ट्रेड के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। ईरान ने यहाँ तक वार्निंग इशू कर दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को किसी भी वक्त चोक कर देगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, खासकर एशियन देशों में ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इन देश में ऑयल की इतनी खपत नहीं है, तो ये दूसरे देशों से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर ऑयल इन देशों का इसी पाथ से आता है। India has deployed a third warship to the region, the Red Sea and the Arabian Sea.
The INS Kochi and the INS Kolkata were already there patrolling the waters. Now they've been joined by the INS Mormugao. में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और ये सारी आर्मी वॉरशिप्स ये ऐसे चुपचाप बैठे नहीं है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की रिपोर्ट देखें तो यह 45 प्लस आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। यानी कौन सा अगला कॉन्फ्लिक्ट वॉर की चिंगारी जला देगा ये कोई नहीं बता सकता। सो इजराइल ईरान पर वापस स्ट्राइक डाउन करेगा कि नहीं करेगा, बट इस रीजन में टेंशन इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है। और अगर मिडिल ईस्ट में पोटेंशियल वॉर होती है तो वो बिल्कुल पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। यहाँ तक कि इस रीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक शिप जो पोर्चुगल फ्लैग के अंदर जा रही थी, जिसके अंदर टोटल 25 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 17 क्रू मेंबर इंडिया के थे, उसको ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कैप्चर कर लिया है। कैसे ये पूरा का पूरा हाईजैक चल रहा है और इस पर इंडिया की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले हमारे हर पोस्ट के बारे में। और इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक जाता है और हमारे चैनल को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। थैंक यू।